वेलकम बैक। गुड आफ्टरनून। आज हम लोग फिर से चाइल्ड साइकोलॉजी से कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर फिर से आज कुछ प्रश्नों को लेकर एक साथ उपस्थित हुए हैं। तो आइए चलते हैं, आज के प्रश्नों को देख लेते हैं। ये जो प्रश्न है ये परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं टेट के एग्ज़ाम्स में, और आगे इन प्रश्नों के आने की संभावनाएं भी हैं। तो चलिए देखते हैं। बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारे सबसे पहले जो हमने प्रश्न को रखा है कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। हम लोग जानते हैं कि विकास की मुख्य रूप से 3 ही अवस्था होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। बुद्धि का विकास शैशवावस्था में तो नहीं हुआ रहता, बच्चे के पास बुद्धि नहीं होती। बाल्यावस्था में बच्चे के पास बुद्धि होती है, शुरू हो चुकी होती है, लेकिन अधिकतम विकास की बात की जा रही है। तो अधिकतम विकास की यदि हम बात करें तो किशोरावस्था, इसमें जो बालक होता है उसकी उम्र होती है 12 से लेकर 18 वर्ष, और इस समय बालक सही गलत इत्यादि में फर्क करना जान जाता है। बालक अपना एक नेतृत्व, अपने दल का नेतृत्व करने लगता है, उसे सही गलत या चिंतन करने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि बुद्धि का जो अधिकतम विकास होता है वो किशोरावस्था में, और किशोरावस्था की जो स्टेज होती है वो 12 वर्ष से 18 वर्ष होती है। इसके बाद अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव कैसे मिलता है? जब हम कोई कार्य बार बार करते हैं तो वो हमारे एक नेचर में एक्सपीरियंस बन जाता है। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो उसी को बोलते हैं सीखना, और सीखना ही क्या होता है? अधिगम होता है। सीखना ही अधिगम है। अनुभव द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? सीखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अधिगम के मुख्य 3 नियम दिए गए हैं। किसके द्वारा दिए गए हैं? अधिगम के मुख्य 3 नियम थार्नडाइक महोदय के द्वारा दिए गए हैं। अब मुख्य 3 नियम हैं क्या, कौन कौन से? आइए देख लेते हैं। थार्नडाइक ने दिए हैं। पहला है तत्परता का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। ये थार्नडाइक के मुख्य नियम हैं जो 3 हैं, और गौण नियम 5 हैं। मुख्य 3 नियम कौन कौन से हैं? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, जिसे किसने दिया है? E.L. थार्नडाइक ने। और ये भी आप जानते हैं कि सबसे पहले शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है? E.L. थार्नडाइक। नेक्स्ट आते हैं, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है रुचि। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई हम कार्य करते हैं और हमारा उसमें रुचि नहीं है, हमारी इच्छा नहीं है, तो हमारा कंसंट्रेशन नहीं बन पाता, हम एकाग्र नहीं हो पाते। एकाग्र तभी हम होते हैं जब हम उसमें रुचि या रुझान उत्पन्न करते हैं। तो कहने का मतलब ध्यान को केंद्रित करने की जो आंतरिक, जो इंटरनल कंडीशन होती है वो क्या कहलाती है? रुचि कहलाती है, इंटरेस्ट। अगला देखते हैं, युंग के अनुसार व्यक्तित्व वर्गीकरण कितने भागों में विभक्त किया गया है या कितने भागों में बांटा गया है? बांटा गया है। युंग के अनुसार व्यक्तित्व वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया है? तो वो है 3 भाग। व्यक्तित्व का वर्गीकरण बहुत सारे लोगों ने अलग अलग किया है, क्रिस्मर ने, सैलन ने, स्प्रेंगर ने, युंग ने, थार्नडाइक ने और वगैरह वगैरह बहुत लोग हैं। लेकिन ये पूछा हुआ, ये सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए इसको आप लोग गौरतलब कीजिएगा। युंग के अनुसार जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण हुआ था वो 3 भागों में हुआ था। अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। वो 3 भाग हैं। पहला है अंतर्मुखी, दूसरा है बहिर्मुखी, और तीसरा है उभय। तो आप जान सकते हैं कि युंग के अनुसार व्यक्तित्व वर्गीकरण कितने भागों में बटा हुआ है?
3 भागों में। हो सकता है कि आपसे पूछ दे कि युग के अनुसार जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है वो किस आधार पर बांटा गया है, तो आप बताएंगे सामाजिकता के आधार पर। क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीटेट में पूछा हुआ है कि सामाजिकता के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण कितने रूपों में किया गया है, 3 भागों में। क्या क्या है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व। ठीक है, अगला चलते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसने कहा है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह क्या कहा था? B.F. स्किनर ने। इस डेफिनेशन को याद कर लीजिएगा। और एक परिभाषा और है कि मनोविज्ञान शिक्षा का विशुद्ध विज्ञान है। एक है शिक्षा का आधारभूत विज्ञान, ये कहा है B.F. स्किनर ने, और एक है मनोविज्ञान शिक्षा का विशुद्ध विज्ञान है, यह कहा था J.B. वॉटसन ने। ध्यान रखिएगा, ये परिभाषा काफी रिपीटेड है। अगला हम चलते हैं डाल्टन विधि का जनक। डाल्टन विधि के बारे में हमने अभी अपने पिछले वीडियो में हमने जब कुछ मनोवैज्ञानिक उनके सिद्धांतों को बताया था, तो हमने बताया था डाल्टन विधि नाम से भी आप पकड़ सकते हैं। डाल्टन विधि के जो आप कह सकते हैं प्रोपाउंडर हैं वो है कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट। कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट ने डाल्टन विधि को निर्मित किया था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है ZPD संबंधित है। ZPD, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ZPD जो है वो वाइगॉत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। ध्यान रखिएगा कि जो ZPD है वो वाइगॉत्स्की का सिद्धांत है। लेव वाइगॉत्स्की इनका पूरा नाम है, ध्यान रखिएगा, लेव वाइगॉत्स्की। लेव वाइगॉत्स्की का जो सिद्धांत है, उनके सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, और ZPD इसी से संबंधित है। ZPD का फुल फॉर्म होता है, ZPD का फुल फॉर्म होता है Z का जोन, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ZPD सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ZPD सिद्धांत लेव वाइगॉत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है। चलिए अब आगे चलते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होने की अवस्था। हम सभी लोग जानते हैं कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब उसका 9 महीने तक पूरी तरीके से पूरे उसके शरीर का डेवलपमेंट होता है। जब जन्म लेता है, जब वो धरती पर आता है, तब वो परिवार में आता है, फिर परिवार के बाद विद्यालय में जाता है, विद्यालय के बाद समाज में आता है, तब जाके उसका क्रियाकलाप, उसकी एक्टिविटी शुरू होती है। जब तक वो माँ के गर्भ में रहता है तो पहले भ्रूण रहता है, एम्ब्रियो, फिर एम्ब्रियो के बाद उसका पूरा शरीर डेवलप करता है, ग्रोथ करता है। उस समय उसका सोशलाइजेशन नहीं होता। सोशलाइजेशन शुरू होता है जन्म लेने के बाद। और आप जानते हैं कि शैशवावस्था की जो उम्र होती है वो 0 से 2 वर्ष, पूर्व शैशवावस्था, और वैसे 0 से 6 वर्ष, जिसमें पूर्व शैशवावस्था और उत्तर शैशवावस्था आते हैं। तो आप 0 से 6 ही जन्म से, 0 का मतलब जन्म से याद रखिए। तो शैशवावस्था, जब सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होने की अवस्था अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे शैशवावस्था। यदि आपसे पूछा जाए कि पूरी तरीके से बालक का सामाजिकरण किस अवस्था में होता है, हो जाता है, तो आप बताएंगे किशोरावस्था। और किशोरावस्था की उम्र क्या है? 12 से 18 वर्ष। सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होने की अवस्था, पूछेगा तो आप बताएंगे शैशवावस्था, और सामाजिकरण पूरी तरीके से हो जाता है तो आप बोलेंगे किशोरावस्था। आगे चलते हैं। बुद्धि परीक्षण का जो प्रथम परीक्षण था वो किसने किया? बुद्धि परीक्षण मैं आपको बताया भी है। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता विनय साइमन थे। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता विनय हैं, और उनके साथ साइमन ने मिलकर सबसे पहला परीक्षण निर्मित किया था, इसीलिए इनके परीक्षण को विनय साइमन परीक्षण कहा जाता है। सर्वप्रथम विनय साइमन परीक्षण 1905 में बना, उसमें फिर संशोधन हुआ 1908 में, फिर उसमें पुनः संशोधन करते हुए यह परीक्षण 1911 में पूरी तरीके से बना, निर्मित हुआ। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए बुद्धि परीक्षण का प्रथम परीक्षण किसने किया? विनय साइमन परीक्षण के द्वारा, विनय साइमन के द्वारा। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है? आप बताएंगे विनय, अल्फ्रेड विनय पूरा नाम है इनका। अगला है सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे प्रबल संस्था, या आप कह सकते हैं एजेंसी, या आप कह सकते हैं इक्विपमेंट। मतलब सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में बच्चों को या लोगों को
समाज की संस्कृतियाँ, रीति रिवाज, आदर्श, नैतिकता, मूल्य, ये सब जो सिखाया जाता है वो सिखाने में सबसे प्रबल भूमिका किसकी होती है? तो सबसे प्रबल भूमिका होती है परिवार की। क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो कहा जाता है, नॉर्मली हम लोग बाद में बोलते हैं, कि यदि परिवार से बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार मिल जाते हैं, माता पिता के संस्कार उनमें डाले जाते हैं, तो आगे चलकर वो अपने इसी संस्कारों के द्वारा अपना समाज में उत्थान या पतन का कारण बनता है। तो इसीलिए सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे प्रमुख भूमिका या सबसे प्रबल कह सकते हैं अगर कोई संस्था है तो वो परिवार है। यहाँ पर हो सकता है आपसे एक शब्द रख दे, संस्था की जगह रख दे अभिकरण। अभिकरण, तो इससे भी आप परेशान मत होइएगा। संस्था या अभिकरण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एजेंसी, सबसे प्रबल एजेंसी कौन सी है? आप बताएंगे परिवार। नेक्स्ट चलते हैं, विद्यालय समाज का लघु रूप है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद्यालय समाज का लघु रूप किसने कहा है? तो वो है जॉन डेवी। क्योंकि विद्यालय में ही जाकर बच्चे का सामाजिक विकास होता है, इसलिए जॉन डेवी ने कहा था कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। हो सकता है आपसे पूछ दे, इसी में एक क्वेश्चन और पूछ दे कि जो है कि शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया किसने दी है? तो आप बताएंगे जॉन डेवी। त्रिमुखी प्रक्रिया जिसमें 3 चीजें होंगी, एक होगा शिक्षक, दूसरा होगा शिक्षार्थी और तीसरा होगा कैरिकुलम यानी पाठ्यक्रम। ठीक है, आगे चलते हैं। अमूर्त चिंतन की योग्यता किस प्रकार के बालक में पाई जाती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि टर्मन महोदय ने पूरा एक IQ का एक टेबल बनाया था, पढ़ा होगा आपने कि औसत बुद्धि लब्धि के बच्चों का IQ क्या होगा। औसत से नीचे होंगे जो मूर्ख बुद्धि के होंगे या दिगम बाधित होंगे, मंद होंगे, तो उनका IQ क्या होगा। और फिर अगर औसत से ऊपर जाएंगे तो उनका IQ क्या होगा। तो जनरली यदि कहा जाए कि अमूर्त चिंतन की योग्यता किस प्रकार के बालकों में पाई जाएगी, तो जो सामान्य बालक होते हैं वो नॉर्मल प्रवृत्ति और प्रकृति के होते हैं। तो सामान्य बालकों में वो अमूर्त चिंतन विकसित नहीं होगा जो एक उत्कृष्ट बालक में होना चाहिए। तो इसीलिए अमूर्त चिंतन की योग्यता किस प्रकार के बालक में पाई जाती है? तो आप कहेंगे प्रतिभाशाली, जिनका IQ 130 प्लस या 140 से ऊपर होता है। प्रतिभाशाली बालक का IQ 140-130 से ऊपर ही होता है। समझ आया? अमूर्त चिंतन मतलब, अमूर्त का मतलब कि किसी चीज के बारे में अगर कोई इसके सामने प्रत्यक्ष चीज न भी है, फिर भी उस पर तर्क करना, उस पर विचार करना, उसमें नई चीजें निर्मित करना, उसमें नई चीजें जोड़ना, हर तरीके की जो प्रक्रिया होती है, एक रिफ्लेक्टिव थिंकिंग जो होती है, वो गिफ्टेड चाइल्ड में होती है। आगे चलते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो वेरी इंपॉर्टेंट, संबंधवाद जो कनेक्शनल थियरी है वो दिया था E.L. थार्डाइक ने। E.L. थार्डाइक के और भी सिद्धांत हैं, जैसे वायु का सिद्धांत, परमाणु का सिद्धांत, फिर और भी कह सकते हैं कि बहुकारक सिद्धांत, इस तरीके से संबंधवाद का सिद्धांत थार्डाइक। अगला है अधिगम का तल रूप सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अधिगम का जो तल रूप सिद्धांत है वो दिया था कुर्ट लेविन ने। कहीं कहीं कुर्ट दिया होता है, कहीं कहीं कर्ट लेविन दिया होता है। तो तल रूप सिद्धांत किसने दिया था? कुर्ट लेविन ने। नेक्स्ट चलते हैं, सूत्र सारांश निष्कर्ष किस शिक्षण विधि के अंतर्गत आते हैं? यदि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड, आगमन और निगमन विधि। हमने इसमें बताया था आगमन विधि में हम उदाहरणों का प्रयोग करके किसी चीज को, उदाहरणों का प्रयोग करके हम एक नियम या एक डेफिनेशन को क्रिएट करते हैं। लेकिन निगमन विधि में क्या होता है कि हम उदाहरणों का प्रयोग बाद में करते हैं, नियम को आधार बनाकर हम उदाहरण या अन्य प्रक्रियाओं का विश्लेषण करते हैं। इसीलिए जब सूत्र की बात आती है, आपने मैथ्स लगाया होगा, आपने साइंस में भी सूत्र को देखा होगा सिद्ध करना, तो सूत्र सारांश निष्कर्ष की परिकल्पना यदि आपसे पूछा जाए कि किस शिक्षण विधि के अंतर्गत आती है तो आप बताएंगे निगमन विधि। ठीक है, इसके बाद चलिए, एक नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? नवजात शिशु का मतलब होता है जो अभी जन्मा है, जो बच्चा जन्म लिया है, उसके शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 204। और वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं?
206। 270 हड्डियाँ जो होती हैं वो नवजात शिशु में होती है, जो बच्चा जन्म लिया है उसके शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? 270। और एक वयस्क व्यक्ति में हड्डियों की संख्या 206। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। पूर्व संप्रेयात्मक अवस्था की अवधि। अब आप कहेंगे पूर्व संप्रेयात्मक क्या है? तो पूर्व संप्रेयात्मक को ही संक्रियात्मक भी कहते हैं। संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये मैं आपको बता दूं कि ये जो सिद्धांत है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का दूसरा चरण है। पहला संवेदी प्रेरक, जिसकी जो अवधि है 0 से या जन्म से 2 वर्ष, और फिर दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक या पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था। उसकी अवधि है 2 से 4 वर्ष। उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक है और उसके बाद औपचारिक अवस्था है। ठीक है, तो ये जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, जिसमें इसकी अवस्था है 2 से 4 वर्ष। इसके बाद है स्प्रेंगर ने किस आधार पर व्यक्तित्व वर्गीकरण किया? अभी हमने बताया कि आपने यूंग का पढ़ा। यूंग का पढ़ा सामाजिकता के आधार पर। सामाजिकता के आधार पर उन्होंने 3 भागों में बांटा था। अब स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया तो वो था मूल्य के आधार पर। मूल्य के आधार पर बहुत सारे मूल्य हैं। उसके बाद प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ है? तो प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला जर्मनी के लीप्जिग शहर में है और किसके द्वारा निर्मित की गई है? विलियम वुंड के द्वारा। तो आज इतना ही। इसके बाद हम अगले वीडियो में लेकर आपके पास आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।